हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट धातु और अधातु के बारे में जानकारी लेंगे। धातु और अधातु क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार का है। हो सकता है इस बार ये आ जावे। तो धातु और अधातु में अंतर दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं भौतिक अंतर और दूसरे होते हैं रासायनिक अंतर। तो दोनों ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो धातु और अधातु, ठीक है। धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, पहले ये समझ लेंगे। धातु होते क्या है। धातु और अधातु दोनों होते हैं तत्व, या दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं। दोनों शुद्ध पदार्थ, क्योंकि तत्व तो शुद्ध पदार्थ होते हैं और तत्व का ही ये दोनों प्रकार है। तो ये दोनों तो शुद्ध पदार्थ ही होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विधि से, भौतिक विधि से धातु और अधातु में अंतर, पहला ये पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे रासायनिक विधि से धातु और अधातु में अंतर। दोनों आज हम लोग सीखेंगे। रासायनिक विधि से धातु और अधातु में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक विधि से धातु और अधातु में अंतर। तो धातु, चलिए हम लोग पहले दूसरा पढ़ना लेते हैं। रासायनिक अंतर किसके बीच में, धातु और अधातु के बीच में। तो एक बगल लिखते हम लोग हैं धातु और दूसरे बगल तरफ लिख देते हैं अधातु। चलिए ध्यान से देखिए, जिस तरह से हम लिख रहे हैं वैसे लिखेगा तो आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं काटा जा सकता है। तो धातु सबसे पहला क्रिया होता है, सबसे पहला दोनों में अंतर होता है कि धातु धनायन बनाते हैं। धातु धनायन बनाते हैं। अब जरा समझेंगे धनायन होता क्या है, धातु धनायन कैसे बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातु का डिफिनेशन ही रासायनिक प्रक्रिया में यही होता है कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। तो जैसे देखिए अब सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। हम लोग संयोजकता पढ़े हैं, इसके बारे में संयोजकता के बारे में पढ़े हैं। जरा अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और पीछे मेरा वीडियो बना हुआ है, उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 11 सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो पहला कक्षा में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और तीसरा में 1, तभी ना 8 और दूसरा 11 पुर जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को वो त्यागेंगे। तो त्यागने की प्रवृत्ति है इसमें, अर्थात सोडियम जो है वो धातु है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, बस एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसमें प्लस चार्ज लगेगा एक होगा। ठीक है, ये धनायन बना रहे हैं। अब कोई और ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम Mg के परमाणु संख्या 12 होते हैं, 282। ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बैठेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्यागेगा तो उसमें से माइनस ही जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होते हैं, माइनस जाता है। तो अगर इसका परमाणु संख्या 12 है, इसका अर्थ हो गया कि 12 को प्रोटॉन भी है और 12 को इलेक्ट्रॉन भी है। तो 2 को तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, अर्थात दो प्लस चिन्ह इसमें बढ़ गया, 2 प्लस चिन्ह बढ़ गया, इसलिए ये 2 प्लस चिन्ह यहां बैठ जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिख करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 प्लस। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर कोई लेते हैं हम लोग, कोई और लेते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम ले लेते हैं। लीजिए एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। तो 13 में क्या आ जाएंगे, 3 प्लस, 3 को इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 लिखे प्लस कर दिए ये। ठीक है, तो ये सब क्या है, धातु है। अच्छा अब ले लेते हैं कैल्शियम। देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में
8 होगा और चौथा में 2। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लेकिन ये तो अष्टक के पूरा करना चाहेगा, 8 अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए इसको, तो ये 2 को त्यागेगा। तो कैल्शियम 2 को त्यागा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2+ आ गया। समझ में आ गया कि धातुएं धनायन बनाती है। अब देखिए अधातुएं क्या होते हैं, अधातुएं ऋणायन बनाती है। अधातुएं ऋणायन बनाती है, जरा इसको समझते हैं, अधातुएं ऋणायन कैसे बनाती है। ये देखिए, हम लोग जानते हैं कि अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए अब, मान लीजिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अधातु है, इसका परमाणु संख्या कितने होते हैं, 7 होते हैं, इसका परमाणु संख्या 7। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 2 7 पूरे क्या ना, अर्थात ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, तभी ये अपना स्टेप पूरा करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग है अधातु, अधातुएं, अधातुएं ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। जैसे, जैसे इसमें भी जैसे लिखना था, उदाहरण दे रहे हैं हम लोग है। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितना जा रहा है, 3 गो जा रहा है, ये 3 गो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस ही ना आया ना, इलेक्ट्रॉन का तो ऋणात्मक आवेश होता है, इसका आवेश ही ऋण होते हैं, तो 3 गो माइनस बढ़ गया, मैंने 7 गो प्रोटॉन भी है और 7 गो इलेक्ट्रॉन भी है, 7 गो इलेक्ट्रॉन भी है, परंतु 3 गो बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10, यानी कि 3 ऋणायन बनाया ये। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर देखिए ऐसे लिख सकते हैं, 3 लिख करके ऋणायन कर देंगे। आ जाएगा समझ में। और कोई ले लेते हैं सोडियम के जगह पर, और क्या, क्लोरीन ले लिए। देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में 7, 10 8 और 10 और 7 17 हो गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो केवल 1 ये बटा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो पहला अंतर यही हुआ धातु और अधातु में, रासायनिक अंतर यही हुआ। और दूसरा हम लोग देखते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अंतर में क्या ले लेते हैं, धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, इसको अभी हम लोग सिद्ध भी करेंगे, भास्मिक होते हैं तो कैसे होते हैं। एक चीज आप लोग लेकिन जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसका उसका ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा भास्मिक होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, ये भी समझाएंगे हम लोग। पहले धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होता है, ये देख लेते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, इसको क्या किए हैं, जल के साथ अभिक्रिया करवाएं, इसको H2O जल के साथ अभिक्रिया करवाएं। जब जल के साथ अभिक्रिया हुआ तो देखिए इसका क्या बना, CaOH ट्वाइस, जहां OH बैठा वहां तो ऑक्साइड ही होगा, भास्मिक ही होगा, जहां OH आया वहां भास्मिक ही होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये आप लोगों को। अब देखिए अधातु के ऑक्साइड अम्लीय बनाते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाएं, जल के साथ अभिक्रिया करवाएं। अब ये क्या बना सो देखिए, ये क्या करेगा, सल्फर एस, रुकिए जरा सा, ये क्या होगा, H2SO, 2 गो यहाँ है, यहाँ 3, एक ही को ना ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ 2 गो है,
तो 3 हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऐसे तो आप लोग इसको पढ़ते सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर यहाँ 4 रहता तो सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन है तो यहाँ पर 3, तो 3 है तो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। इसका भी कार्य लगभग सल्फ्यूरिक अम्ल के जैसा ही होता है, जरा सा उससे उसका क्षमता इसका उससे जरा सा कम होता है। तो धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्लीय। समझ में आ गया होगा? अम्ल तो है ये तो अम्ल है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 3 नंबर में। यह धातु जो होते हैं तनु अम्ल में घुल करके H2 गैस मुक्त करते हैं। धातु तनु अम्ल के साथ में घुल करके, तनु अम्ल जो अम्ल पतला होता है उसको तनु अम्ल कहते हैं, जो जैसा गाढ़ा होता है उसको सांद्र कहते हैं। ठीक है, तो तनु अम्ल धातुएं धातुएं तनु अम्ल में घुलकर धातुएं तनु अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखिए अब इसका क्या लेते हैं हम लोग हैं, इसका उदाहरण देते हैं। जैसे धातुएं तनु अम्ल में घुल करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब ध्यान दीजिएगा इसको, जैसे ले लीजिएगा Zn प्लस, Zn तो धातु होते हैं, जिंक तो धातु के सब जानते हैं हम लोग हैं। इसको किसके साथ अभिक्रिया करवा देते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं वो तनु अम्ल ही होते हैं। अभिक्रिया हुआ इसका क्या हो जाएगा? Zn जो है ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा और स्वयं इसका जगह पर बैठ जाएगा। SO4 प्लस हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, H2 गैस निकल रहा है, तीर का चिन्ह इधर देना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, इसका चिन्ह क्यों दिया जाता है? चिन्ह बताता है कि हाँ कोई गैस निकल रहा है। और एक अर्थ उदाहरण देखते हैं हम लोग हैं। सोडियम को क्या करते हैं? फिर सोडियम भी धातु होते हैं, परमाणु संख्या 11, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, धातु ही है। इसका अभिक्रिया करवाते हैं फिर से H2SO4। हम लोग जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, तो क्रियाशील है तो इसको हटाएगा, NaSO4 प्लस H2। देखिए रिएक्शन हुआ, अभिक्रिया हुआ और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ, तीर का चिन्ह ऊपर की ओर। और एक अगर देते हैं Mg, मैग्नीशियम से करवा देते हैं Mg प्लस H2SO4 रिएक्टेड क्या हो जाएगा? MgSO4 प्लस, फिर हाइड्रोजन ही बाहर हो रहा है, हाइड्रोजन देखिए मुक्त हुआ। तो समझ में आ गया कि धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, या तनु अम्ल में घुल करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जबकि अधातु तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। इसमें इधर क्या लिखिएगा? अधातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, चौथा क्या होते हैं? 4 नंबर का प्रश्न ये पूछा जा सकता है आप लोगों को, इसलिए 3 को तो हम बता चुके हैं, 4 को कम से कम होना चाहिए, 4 को अंतर होना चाहिए। तो चौथा वाला में अंतर हम लोग दे देते हैं। धातुएं जो होते हैं वो अवकारक होते हैं, धातुएं अवकारक होते हैं, जबकि अधातुएं क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। अवकारक का अर्थ आप लोग को समझ में आता होगा, अवकारक होता क्या है और ऑक्सीकारक क्या होता है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को अवकारक और ऑक्सीकारक। हमने अवकारक और ऑक्सीकारक बताया गया पहले से ही है,
इसके बारे में व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है इस वीडियो में। तो आगे हम लोग धातु और अधातु में तो आप लोग का अंतर हो गया है, रासायनिक अंतर। अब रहा भौतिक अंतर। तो भौतिक अंतर के लिए हम लोग अगला वीडियो में आप लोगों को लेकर के आएंगे, क्योंकि एक ही में वीडियो बड़ा हो जाएगा। वीडियो बड़ा होने के बाद में जो है ना नहीं उतना उपयुक्त रहता है। वीडियो जितना छोटा रहे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वह बहुत होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।